तो चलिए आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर नज़र डालते हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास और पुरातात्विक अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्ण अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको कई पार्टों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पार्ट पुरापाषाण काल। मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसको हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। तो पुरापाषाण काल इसको तो पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत, पुरापाषाण काल में जो मध्य प्रदेश था वो दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों और विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा है। जो पुरापाषाण काल के समय जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी तो मध्य प्रदेश में जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों और विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, शुनार, सोन आदि नदी घाटियाँ तथा भीमबेटका, आदमगढ़, ज्वारा, रायसेन एवं पंचमढ़ी आदि स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। नर्मदा घाटी पुरापाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है। नर्मदा नदी घाटी से ही सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हस्त निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं के औजार हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस काल के प्रमुख औजार बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी, बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी और हत्थे वाली कुल्हाड़ी, और जिसको हम हस्त कुठार बोलते हैं, खुरचन तथा मुष्ट आदि सम्मिलित थे। ये कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुकचाई, नाला, बुधाना, केन घाटी, बरखस, संग्रामपुर, दमोह जिले से प्राप्त हुई हैं। अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विज्ञ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक एक स्थान पड़ता है। तो वहाँ पे उत्खनन जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान भी उन्हें मानव के जीवाश्म के रूप में उनकी खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त किए, जो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में प्राचीनतम है। इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे मिला हुआ था। डॉक्टर HD सांकलिया तथा सुपेरकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा बेलित पर्त फ्लेक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान पे पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। अब मध्य पाषाण काल तो होशंगाबाद जिले में स्थित, जो होशंगाबाद जिला है उसमें स्थित एक जगह है आदमगढ़। शैलाश्वर से RB जोशी ने मध्य पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का, जो आदमगढ़ है वहाँ से मानव के पशुपालक का मतलब ये पता चलता है कि जो मानव था वो पहले पशुओं को चराया करता था, वो पशुपालन करता था। तो सबसे पहले आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव के शव के साथ कुत्ते के दफनाने जाने की प्रमाण भी मिलता है। किस जगह से? आदमगढ़ से। तो यहाँ पे मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य मिलता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ मानव के शव के साथ मानव के शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण भी मिलता है। CL कार्लाइल द्वारा वर्ष 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघन नदी के तट पर के समीप मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण की प्राप्ति हुई है। अब नवपाषाण काल तो भोपाल में स्थित मनुआभान टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलाशयों से अनेक खांचेदार क्रोध तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर से सुनते हैं। भोपाल में स्थित मनुआभान भोपाल
जो कि अभी एक क्या है, भोपाल एक राज्य है। तो भोपाल में स्थित मनुआभन टेकरी एक जगह का नाम है जहाँ पे नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलाशयों से, जो शैलाशयों मतलब गुफाओं से, छोटी छोटी गुफाएं रहती हैं उन्हें शैलाशय बोलते हैं। तो नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलाशयों से अनेक खांचेदार क्रोध तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। भोपाल के बैरागढ़ के निकट स्थित शैलाशयों में अर्धचंद्राकार, समलंब आदि नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ाघाट, तिलवारा घाट तथा लमेटा घाट से नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मानव बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सबसे पहले तो जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ाघाट और तिलवारा घाट और लमेटा घाट से नवपाषाणकालीन में मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी के तिलहटी तथा इटार पहाड़, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाणकालीन उपकरण खोजे गए हैं। दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित संग्रामपुर घाटी से वर्ष 1886 में नवपाषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। अब ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र, नवदा टोली, नागदा, कायथा, आवरा, एरन तथा बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर उत्खनन में मृदभांड मतलब मिट्टी का जो घड़ा रहता है ना, मृदभांड उसी को कहते हैं। तो इन स्थानों में कहाँ पे, नवदा टोली, नागदा, कायथा, आवरा, एरन तथा बेसनगर आदि स्थानों से क्या ताम्रपाषाण कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन स्थानों में क्या मिला है, मृदभांड मिले हैं, धातु निर्मित बर्तन, उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। 1869 में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी, तांबा एवं टिन निर्मित के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष 1970 में डोंगरिया बालाघाट के समीप ग्रामीण को 424 तांबे के उपकरण तथा 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र तथा उनके स्थान। तो सबसे पहले नंबर पे लिखी छाछ शैलाश्रय ये मिला करसा मुरैना में। लिखी दंत शैलचित्र ये चंदेरी अशोकनगर। दाता शैलचित्र ये बिजावर छतरपुर। चूर्णांगुदी शैलचित्र ये कांति होशंगाबाद। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पंचमढ़ी होशंगाबाद। बेलखंदार शैलचित्र पंचमढ़ी होशंगाबाद। हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद। झंझारी शैलाश्रय ये कटनी में। और रानी माची शैलाश्रय ये चितरंगी सिंगरौली में। चलिए, रायसेन जिले के भीमबेटका के लगभग 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 500 शैलाश्रयों के चित्रांकन किया गया है। इन चित्रों में मुख्यतः लाल सफ़ेद रंगों का उपयोग किया गया है। होशंगाबाद जिले पंचमढ़ी पनार पानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय से लगभग 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। मालवा के ताम्रपाषाण संस्कृति। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नर्मदा टोली महेश्वर उत्खननों में विशिष्ट रूप से ताम्रपाषाणिक सभ्यता प्रकाश आई है। इसे मालवा और नर्मदा टोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। नर्मदा टोली नर्मदा घाटी के उत्तर तट तथा महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिण तट पर स्थित है। इस संस्कृति के अन्य स्थल नागदा, एरन, कायथा, मनोती, झनाम, इनाम गाँव है। इसकी संस्कृति से संबंधित स्थलों के उत्खनन तथा सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय HD सांकलिया को जाता है। इस संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा है। यह उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1964 में BS वाकणकर ने की थी। मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड का अलंकरण ऊपरी आरेख चिपकाव विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है। मालवा के मृदभांड परंपरा कहा जाता है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण मिट्टी बांस का प्रयोग करते थे। संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि पशुपालन था। HD
डी सांगलिया ने इस संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व अनुमानित की थी, परंतु रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार इसकी तिथि 1700 से 12 ईसा पूर्व प्रतीत होती है। अब ऐतिहासिक काल, जिसको लौह युग भी कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य धूसर चित्रित मेढ़ढांड के अवशेष मालवा क्षेत्र, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से प्राप्त हुए, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद, तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, मैक्राउन, सुपेकर, आरवी जोशी, डॉक्टर एसडी सांकलिया, चलिए मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद, तो क्षेत्र पुरातत्वविद, नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, मैक्राउन, सुपेकर, आरवी जोशी, एसडी सांकलिया, एपी खत्री और सुब्बाराव पीटरसन आदि। सोन घाटी सर्वेक्षण, निसार अहमद, रीवा सतना क्षेत्र, जीआर शर्मा द्वारा। चंबल घाटी सर्वेक्षण, एपी खत्री, एसके श्रीवास्तव, प्रोफेसर बाकणकर और ग्वालियर क्षेत्र, बीबी लाल। वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यताओं, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं आरण्यकों में मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। कौशिकी उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। आवरा से डॉक्टर एस.डी. त्रिवेदी के निर्देशन में ताम्र पाषाणिक सामग्री तथा रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदाटोली से एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में ताम्र पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हथनौरा, नर्मदा मानव के विलुप्त हाथी स्टेगोडॉन के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ से कृषि पशुपालन के साक्ष्य, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य निवास स्थल चित्र शैलाश्र प्राप्त होते हैं। एरन से कृष्ण दत्त वाजपेयी के निर्देशन से ताम्र पाषाणिक सामग्री सती प्रथा का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख प्रचलन कहाँ से? एरन से प्राप्त होता है, जो कि कहाँ पड़ता है? सागर में। भरोत से क्या प्राप्त होता है? 1873 के अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बौद्ध स्तूपों की खोज की गई। शतपथ ब्राह्मण तथा वैदिकोत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है, जिसे इतिहासकार बेवर द्वारा रेवा नदी माना गया है। महर्षि अक्षत्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का समूह बस गया था। यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य विशेष निषाद जाति के लोगों को ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगल में निवास करते थे। पौराणिक कालखंड, पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोट नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ किया था। पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम परिवर्तित करके नर्मदा कर दिया। इसी वंश के मुचकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में मानधाता नगरी खंडवा की स्थापना की। कालांतर में यदु वंश के हैयई नामक शाखा के राजा महेशमत ने मानधाता नगरी पर अधिकार कर इसका नाम महेशमती रख दिया। हैयई वंश के कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन महाप्रतापी राजा था। इसने कारकोट के युद्ध में अनूपदेश, मतलब जिसको निमाड़ कहते हैं, को पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयध्वज, तालजंद, वीतिहोत्र ने शासन किया। उस समय टुंडिकेर, दमोह, त्रिपुरी, तेवर, दशाण, विदिशा और अनूप, निमाड़ और अवंती, उज्जैन आदि जनपद थे। रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर तथा दंडकारण्य स्थित हैं। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश दक्षिण के कौशल राजा तथा शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती सुबाहु के दशाण विदिशा पर शासन किया था। रामायण महाभारत पुराणों के अनुसार अंतिम वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से करुष नामक पुत्र द्वारा कुरुष देश की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जानते हैं। ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश के राज्य चरमावती चंबल और बेत्रवती बेतवा और सुक्तिमती केन नदी तक विस्तृत था। बुंदेलखंड
के द्वितीय जिले का नाम महाभारत में वर्णित कुख्यात दैत्य दंतवक्र के नाम पर रखा गया। दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया, जिसके पश्चात गोपाल कक्ष कहलाए। इसी आधार पर ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी कहा जाने लगा। महाजनपद काल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी के पूर्व में से चेदी तथा अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। अवंती, यह महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसके 2 भाग उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों के मध्य वेत्रवती नदी वेतवा प्रवाहित होती थी। जीवक के लेखों में विदिशा, गोनद, आधुनिक दुराहा, उज्जैन तथा महिष्मती का उल्लेख मिलता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुरघर और सुदर्शनपुर थे। अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र था। इसको बौद्धकालीन नाम के अच्युतगामी तथा अच्युतगामिनी था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चेदी। तो चेदी राज्य का विस्तार सोन नर्मदा घाटियों के मध्य था। परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी सुक्तिमती तथा सुक्तिसाहवै थी, जिसे जातक कथाओं में सोतिथवती कहा गया है। मौर्यकाल। तो विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात जिसको सौराष्ट्र कहते हैं, में चंद्रगुप्त का गवर्नर प्रांतपति, जिसको गवर्नर को प्रांतपति कहते हैं, तो पुरुगुप्त शासन करता था। चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा और अवंती भी शामिल थे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था। उसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। मध्य प्रदेश के गुर्जर रूपनाथ लघु शिलालेख के अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। गुर्जर लघु शिलालेख के अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रियदर्शन उल्लेखित है। महावंश के प्रमाण के अनुसार विदिशा वेशनगर में अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यवसायी की पुत्री देवी कुमार देवी से हुई, जिससे उसने विवाह कर लिया। गुप्त काल तक सांची का नाम काकना बाट था। यहाँ से अशोक का संघभेद अभिलेख मिलता है, जिससे उसने संघभेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की थी। अब मौर्यकालीन स्मारक। तो सांची का स्तूप। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। 1818 में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की, तो मैन के स्तूप जिला गुना, विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने तथा व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यह 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए। उज्जैन तथा बौद्ध महास्तूप। तो सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण किया गया, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। कसरावत के स्तूप। कसरावत जिला खरगोन में स्थित इतवर्डी नामक टीले के उत्खनन 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। देवर कोठार के स्तूप। देवर कोठार जिला रीवा में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पंगुड़ारिया के स्तूप। पंगुड़ारिया सीहोर से भी मौर्यकालीन प्रदक्षिणापथ युक्त स्तूप प्राप्त हुए हैं। शुंग वंश। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करता था। शुंग वंश के वंशज उज्जैनी से संबंधित थे। शुंग वंश के 8वें शासक भगवत काशीपुत्र भगवत के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटिओलिकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया। उसने यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर उचेहरा के भरहुत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में कराया गया। अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में चार दीवार और प्रवेश द्वार शुंग काल में निर्मित कराए गए।
सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक कणव को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा, अनूप, नर्मदा घाटी पर अधिकार कर लिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्लशी के पूना तथा नासिक शिलालेख में अनूप निर्माण आकार पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्ति का उल्लेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची सातवाहन वंश के बारे में फिर से पढ़ते हैं। सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक कणव को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया और सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा, अनूप, नर्मदा घाटी तक अधिकार कर लिए तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्लशी ने के पूना तथा नासिक के शिलालेखों में अनूप निर्माण आकार पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्ति का उल्लेख है और गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के शिलालेख पर भी किया गया है। सातवाहन शासकों में राजा सिरसात का नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जमुनिया, जबलपुर, तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी, विशिष्ट पुत्र पुलुमावी 130 ईसा से 154 ईस्वी के सिक्के देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी 165 ईसा ईस्वी से 193 ईस्वी के सिक्के बेसनगर, तेवर, देवास से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी से सातवाहन वंश शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। हिंद यवन। मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों का प्रसिद्ध मेनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। उसी काल रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर जिले के आवारा से प्राप्त हुए हैं। शक वंश। कार्दमक वंश के चष्टन तथा उनके पौत्र रुद्रदामन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी का नहपान से जीते गए सभी क्षेत्र अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया। रुद्रदामन और जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार परास्त कर अन्य प्रांतों के साथ पूर्व पश्चिम मालवा तथा महेश्मती के आसपास प्रदेशों को जीत लिया। इस बात की पुष्टि टालमी द्वारा चष्टन और ओजोन उज्जैनी के राजा बताए जाने से भी होती है। कार्दमक वंश के संस्थापक चाष्टन काठियावाड़ एवं उज्जैन का शासन करता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चाष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। अब आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। बाय।